बच्चों, क्या आप जानते हो कि पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? और उनका पहरावा क्या है? जब हम तमिल या उड़िया कहते हैं तो इसका अर्थ होता है तमिल या उड़िया भाषा बोलने वाला या तमिलनाडु और ओडिशा का रहने वाला। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र का पहरावा, भाषा, खान पान, नृत्य, संगीत और चित्रकला भी अलग अलग है। हरेक क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है। इसी को हम क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए आरंभ करते हैं 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 का पाठ 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। बच्चों, हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो ये है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो बच्चों, आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत
तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थीं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, ओडिशा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी ओडिशा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध
आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान, जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। शास्त्रीय नृत्य, किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथाकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आम तौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आम तौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था
आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानु दत्त की रस मंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बच्चों, इस भाग में हमने चेर राज्य और मलयालम भाषा के बारे में अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने जगन्नाथ संप्रदाय की चर्चा की। फिर हमने राजस्थान और राजपूतों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उसके पश्चात लघु चित्र शैली और फिर हमने कथक नृत्य और अन्य शास्त्रीय नृत्यों के विकास के बारे में चर्चा की। लघु चित्रों और कांगड़ा शैली का अध्ययन किया। पाठ का शेष हिस्सा हम अगले भाग में करेंगे। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 मिलान करें। अनंतवर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, लघु चित्र। केरल, कांगड़ा, उड़ीसा, पुरी, केरल। अनंतवर्मन, उड़ीसा। जगन्नाथ, पुरी। महोदयपुरम, केरल। लीला तिलकम, केरल। लघु चित्र, कांगड़ा। प्रश्न 2 मणि प्रबालम क्या है? क पुस्तक, ख भाषा शैली, ग चित्र शैली, घ नृत्य शैली। उत्तर ख भाषा शैली। प्रश्न 3 अनंतवर्मन किस वंश के राजा थे? क गुप्त वंश, ख पाल वंश, ग गंग वंश, घ मौर्य वंश। उत्तर ग गंग वंश। प्रश्न 4 किस नवाब के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला रूप में विकसित हुआ? क वाजिद अली शाह, ख मीर कासिम, ग मिर्जा वजीर अली, घ सआदत अली। उत्तर क वाजिद अली शाह। प्रश्न 5 इनमें से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? क कथक, ख मणिपुरी, ग नाटी, घ भरतनाट्यम। उत्तर ग नाटी।